नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्र है और हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में अपनी बात जारी रखते हैं। अभी तक हमने 5 स्टेप्स या चरण के बारे में बातचीत कर ली है। 5वां और अंतिम चरण जिस पे हमने बात की वो था कैटेगरीज़ बनाना। कैटेगरीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है और हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था, बड़ा ही हल्का सा उदाहरण दिया था कि जब आप कोई जैसे अखबार में कोई समाचार पढ़ते हैं तो उसको पॉलिटिकल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, लोकल न्यूज़ इस तरह से विभाजित कर देते हैं। और हमने एक उदाहरण के द्वारा भी समझा था कि कैसे किसी एक शोधकर्ता ने अपने शोध के अंतर्गत जो है उसने कंटेंट की कैटेगरीज़ बनाई थी जब वो क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कर रहा था। अब हम जो है ना 6वें और अगले चरण के बारे में संक्षिप्त रूप से बात करते हैं। 6वां जो चरण या स्टेप है, 6th स्टेप्स जो है वो है एस्टैब्लिश अ क्वांटिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, आपको इस पर मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको मेजर कैसे करेंगे? अब क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इसको मेजर करेंगे, मगर उसके लिए आपको अपने कंटेंट जो कैटेगरीज बनाती हैं उसका जो मेजरमेंट करते हैं आप उसको इस तरह से करना चाहिए कि आप उसको किसी तरह से एनालिसिस कर पाएँ। तो एक मोटी बात पहले ये समझ लें, और कैसे करें इसके बारे में बताता हूँ आपको, मगर पहले ये समझ लें कि जब अपन मेजरमेंट जो है मीडिया के कंटेंट को अप्लाई करते हैं, चाहे वो मीडिया अखबार हो, सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न हो, तो हम मूलतः टाइम और स्पेस की बात कर रहे हैं, है ना। टाइम जैसे टेलीविज़न से संबंधित होता है और स्पेस मतलब अखबार के अंदर एक समाचार ने या कई समाचार ने कितनी कितनी जगह ली है। तो मूलतः जब हम मेजरमेंट की बात मीडिया के संबंध में करते हैं तो हम तो या तो समय की बात करते हैं या उसके स्पेस कितना ले रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और स्पेस जनरली हम कॉलम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और टाइम हम जो है ना, आप जानते हो समय में कितने सेकंड या कितने मिनट चल रहा है उस पर अपन मेजर करते हैं। तो जिस तरह से भी आप मेजर करें, मूलतः स्टैटिस्टिक्स में एक बात आती है। अब अपन स्टैटिस्टिक्स के बारे में यह सब ख़त्म हो जाए जब रिसर्च मेथडोलॉजी उसके बारे में बात करेंगे, मगर मूलतः आप या तो अपना मेजरमेंट जो करते हैं स्पेस को, या तो आपका मकसद सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ को गिनना है, मतलब 1 2 3 4 5 ये कितने पॉलिटिकल न्यूज़ आए वही फ्रंट पेज पे, तो आप देखो लोग 1 2 3 4 है ऐसा। स्पोर्ट्स मैच कितनी आई स्पोर्ट्स पेज पे, तो उसमें 1 2 3 4 5, तो इसको फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं अपन, कि आप गिनते चले जाते हैं भाई कि कितने समाचार इस विषय में थे, कितनी गिनती जो है दूसरे किसी विषय के बारे में थी, ये है। तो मेजरमेंट के बारे में इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, मेजरमेंट की भाषा में नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा का मतलब है, नॉमिनल शब्द जो है नेम से आया है, तो जो है अपन सिर्फ काउंट करते हैं कि कितनी कितनी इसने जगह ली है। फ्रीक्वेंसीज़ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। जैसे क्लास में जो है कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और आप काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने जो हैं गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, तो आपने जो है गर्ल्स की संख्या बता दी कि गर्ल्स में क्लास के अंदर जो है 15 लड़कियां बैठी हैं और 10 लड़के बैठे हैं, तो आपने फ्रीक्वेंसीज़ जेंडर के बेसिस पे निकाल ली, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां। इसी तरह जो है आप नॉमिनल डेटा को कंटेंट एनालिसिस में जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस देखते हैं कि कितनी बार एक चीज़ जो है अकर हुई है। और जब नॉमिनल डेटा की एनालिसिस की बात आती है तो उसमें जो एक मेथड जो प्राय इस्तेमाल किया जाता है नॉमिनल डेटा के संबंध में, उसको कहते हैं काई स्क्वायर। काई की स्पेलिंग है CHI। काई स्क्वायर को इसलिए उसको चाय भी कहते हैं, मगर हमने तो ये देखा है कि इसको काई कहते हैं जनरली, तो काई स्क्वायर होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट होता है इसका एक, तो आप काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंसीज गिन रहे हैं केवल तो। और उसका एक मैं उदाहरण आपको देने वाला हूँ। काई स्क्वायर आपको ये बताता है कि दो वेरिएबल्स में किस तरह के संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, और क्या ये संबंध सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो एक मैंने जो उदाहरण दिया है वो मैंने एक पेपर छपा था, बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर था मेरे हिसाब से, और ये 2010 में छपा था, और ये बड़ा विशाल इसने क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की थी। पेपर का नाम था अ स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ हेल्थ मैसेजेस इन US मीडिया फ्रॉम 1985 टू 2005। मतलब लगभग 11 साल अखबारों के अंदर, अमेरिका के कुछ अखबारों के अंदर हेल्थ मैसेजेस कितने छपे, इसका उन्होंने क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की थी। और ये जो है ना हेल्थ कम्युनिकेशन अमेरिका से ही एक अच्छी हेल्थ से संबंधित मैगज़ीन है, जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें जो है ये लेख छपा था। और कई चीज़ों का उन्होंने उसके अंदर उसमें काई स्क्वायर किया था और दूसरे तरीके एनालिसिस भी की थी,
मगर मैं आपसे सिर्फ काई स्क्वायर के बारे में बात करने वाला हूँ इसमें। उन्होंने ये देखा था कि जब आर्टिकल छपता है, और उन्होंने सिर्फ वही आर्टिकल लिए थे। देखिए, आप जाते हैं अखबार में, न्यूज़ भी होती है और व्यूज़ भी होते हैं। एडिटोरियलाइजेशन की बात अपन थोड़ा बाद में करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में। तो एक तो ये होता है कि एक फैक्ट बेस्ड न्यूज़, कल कुछ घटना घटी उसके बारे में आपने संक्षिप्त की जानकारी दे दी, और फिर उसके अपनी कोई असिस्टेंट एडिटर या अखबार का कोई व्यक्ति जो है उस पर अपनी राय लिखता है तो संपादकीय प्रश्न में आती है। इस तरह की बातें इसमें हो जाती हैं। जो फैक्ट बेस्ड हार्ड न्यूज़ जिसे कहते हैं, हार्ड न्यूज़ जो थी, सिर्फ उसी के अंदर उन्होंने ये अध्ययन किया था कि यहाँ किन सोर्सेज को कोट किया गया है ना। तो उन्होंने एक देखा था कि उन्होंने 6 सोर्सेज को गिने थे, मगर 2 सोर्सेज इसके अंदर जो है सिग्निफिकेंट पाए गए। मैं केवल इस 2 सोर्सेज के बारे में बात करूंगा। उन्होंने जो है गवर्नमेंट द्वारा कितने सोर्सेज दिए गए हेल्थ के संबंध में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कितने किए हैं, या कोई एनजीओ जो एडवोकेसी करता है उसने कितने समाचार जो है दिए हैं इन 10 सालों के अंदर जो अखबारों ने समाचार छापे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो है ना, इसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ें देखी। एक तो इसमें उन्होंने ये कंपैरिजन ये किया कि आर्टिकल के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो जो है ना, आर्टिकल का एट्रीब्यूट कौन सी, आर्टिकल एट्रीब्यूट्स अक्रॉस जर्नल डिसिप्लिन। उन्होंने जो है 3 जर्नल्स का अध्ययन किया। एक तो 3 तो नहीं, जैसे हेल्थ जर्नल्स, 3 तरह की जर्नल्स का उन्होंने अध्ययन किया। हेल्थ जर्नल्स, कम्युनिकेशन जर्नल्स और दूसरे तरह के जर्नल जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह में छपते होंगे, इस तरह के जर्नल्स का 3 जर्नल्स का उन्होंने कंपेयर किया, और करीब 441 आर्टिकल्स का उन्होंने अध्ययन किया। आप जानते हो 11 साल में अध्ययन किया गया था। और उन्होंने ये देखा कि इनमें से कितने आर्टिकल्स ने किसी थियरी का इस्तेमाल किया जो है ना। तो उन्होंने ये पाया कि हेल्थ जर्नल्स में 138 आर्टिकल्स छपे थे ये 11 साल के दौरान जो उन्होंने चुने, है ना। तो और इन 138 में से 38% जो है आर्टिकल्स ने जो है किसी थियरी को कोट किया था। वैसे कम्युनिकेशन जर्नल्स जो हैं, वो आर्टिकल जो उन्होंने चयन किया वो 109 थे। 109 में 72%, लगभग दुगना जो हेल्थ जर्नल्स में था, 72% ऑफ आर्टिकल्स में किसी न किसी थियरी के बारे में, थियरी को इस्तेमाल किया गया था। और जो दूसरे जर्नल थे उसमें 194 आर्टिकल्स उन्होंने चुने, और उसके अंदर 57% आर्टिकल्स ने जो है ना वो किसी न किसी थियरी को चुना था। तो उन्होंने क्या किया अब इसके बारे में, क्योंकि ये सिर्फ संख्याएं हैं, 38% जो है, 38 आप देख लो 138 में कितना होता है, 72% 109 में कितना होता है, और 57% 194 में कितना होता है। तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो जब उन्होंने ये 3 के बीच में काई स्क्वायर लगाया तो उनको बड़ा ही सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट आया। सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट तो जो है ना ये 0.0001 से थे, मतलब हाईली सिग्निफिकेंट थे, है ना। तो एक तरह की आपने क्वांटिफिकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने पहले तो इसको मेजर किया कि कितने आर्टिकल छपे हैं, और फिर उसमें काई स्क्वायर लगा के टेस्ट किया कि ये जो नंबर जो हैं तीनों जितने आर्टिकल्स छपे हैं थियरी बेस्ड, उनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो उन्होंने पाया कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी इन्हीं सब आर्टिकल्स में 138, 109 और 194 में कि क्या इनमें, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस थी, इसमें कितने आर्टिकल्स ने रिलायबिलिटी को रिपोर्ट किया। तो फिर उन्होंने देखा कि हेल्थ जर्नल्स में से 56% आर्टिकल्स ने रिलायबिलिटी को कोट किया था, संख्या को कोट किया था, और कम्युनिकेशन जर्नल्स में 90% आर्टिकल्स में जो है वो रिलायबिलिटी को रिपोर्ट किया था, और दूसरे तरह के जो जर्नल्स थे उसमें से 69% आर्टिकल्स ने जो है रिलायबिलिटी को रिपोर्ट किया था। तो एक तरफ 56, फिर 90 और फिर दूसरा 69। तो क्या ये जो नंबर्स आपके सामने आते हैं इनमें क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? तो उन्होंने पाया था कि हाँ इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इस तरह से उन्होंने काई स्क्वायर किया था 3 जो है जर्नल्स के, 3 तरह के जर्नल्स के, 3 टाइप्स ऑफ जर्नल्स के अंदर, और उन्होंने पाया कि दोनों में जो है चाहे वो थियरी यूज़ के बारे में है और रिलायबिलिटी के रिपोर्ट के संबंध में है, इसमें जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस था। तो ये तो हो गया अपने नॉमिनल डेटा को लेकर।
अब अपन आते हैं दूसरा है, तो एक और जैसे मैंने आपको बताया नॉमिनल एक होता है, दूसरा इंटरवल रेशियो है। ये भी लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं, इसके बारे में शायद अपन ने बहुत पहले किसी अंक में बात की है लेसन में, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इंटरवल और रेशियो के अंदर जो फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आपने इस तरह से अपने वेरिएबल को मेजर किया है तो फिर आप में बड़ी ही जो है ना पावरफुल या रोबस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा सकते हैं। तो एक दूसरा आर्टिकल था जो छपा था इस जर्नल के अंदर, यूएस न्यूज़ मीडिया कवरेज ऑफ टबैको कंट्रोल इशू। आप जानते हैं कि टबैको पूरे दुनिया के कई देशों के अंदर बैन हो गई थी, तो जो है ना इन्होंने देखा कि यूएस की न्यूज़ का मीडिया में इसका कवरेज कैसे दिया गया है टबैको कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में। तो उन्होंने क्या किया इसमें, वही किया कि इसमें सिर्फ न्यूज़ बेस्ड, हार्ड न्यूज़ बेस्ड जो है आर्टिकल्स को कंपेयर किया था, और उन्होंने वही सोर्सेज़ को कोट किए थे जहाँ कोट किया गया उन सोर्सेज़ को, है ना। तो उन्होंने ये पाया कि गवर्नमेंट भी एक सोर्स है, और एनजीओज़ भी एक सोर्स हैं, और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को कंपेयर किया था। तो उन्होंने जब गवर्नमेंट सोर्सेज कितने हैं ये देखा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा कितने सोर्सेज दिए गए हैं ये दोनों को कंपेयर किया टी टेस्ट के द्वारा, तो उन्होंने पाया कि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस थे, और गवर्नमेंट के सोर्सेज को अखबारों के अंदर ज़्यादा कोट किया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सोर्सेज को वो कम कोट किया गया था, और ये जो डिफरेंसेस थे ये सिग्निफिकेंट थे। गवर्नमेंट के सोर्सेज को जैसे मैंने बताया ज़्यादा कोट किया गया था। वैसे उन्होंने गेट किया, एनजीओज़ जब एडवोकेसी करते हैं इसके बारे में, कोई दूसरा मीडिया जब एडवोकेसी करता है तो गवर्नमेंट सोर्सेज को कितना कोट किया गया, और कोई भी जो एडवोकेसी करता है उन सोर्सेज को कितना कोट किया। तो उन्होंने फिर पाया कि गवर्नमेंट सोर्सेज को ज़्यादा कोट किया गया था अखबारों के अंदर, और जो एडवोकेसी जिन लोगों ने की थी उन लोगों को प्राय कम कोट किया गया था। तो ये जो डिफरेंसेस थे दोनों में, ये जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस थे। तो ये क्योंकि ये दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर किया जा रहा था, इसके लिए उन्होंने जो है ना टी टेस्ट लगाया था। टी टेस्ट जो है एक अच्छा रोबस्ट मेथड है एनालिसिस का, जो आपको डिफरेंसेस मेजर करने में मदद करता है। तो रिज़ल्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, रिज़ल्ट्स यही थे कि गवर्नमेंट सोर्सेज को वो ज़्यादा क्रिएट किया गया था, और ये डिफरेंसेस जो थे वो 0.01 पे सिग्निफिकेंट थे, मतलब ये काफ़ी हाईली सिग्निफिकेंट थे, है ना। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इंटरवल या रेशियो लेवल डेटा को जब आप कंपेयर करते हैं तो इसमें आप कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मेथड्स या टूल्स लगा सकते हैं, और इसके अंदर जो उन्होंने टी टेस्ट लगाया था। तो क्वांटिफिकेशन का सिस्टम ये हुआ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत कि आप पहले तो ये देख लें कि आपने वेरिएबल्स को आप कैसे मेजर करते हैं, और जिस लेवल पे मेजर कर रहे हैं, नॉमिनल हो या इंटरवल हो या रेशियो हो, है ना, तो और या ऑर्डिनल भी हो सकता है ना। तो ऑर्डिनल में आपको दूसरे डेटा के स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगते हैं, तो उस आधार पे जो है उसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। धन्यवाद।